एवरीवन। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में लिखिए यस। ओके ग्रेट। सो ऑलमोस्ट कोई इंटरप्शन नहीं है सुनने में और देखने में। सबको संतोष जी को नहीं आवाज आ रही है। ओके सो वी विल बी स्टार्टिंग सुन। जैसे आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को बनाने का एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है। ये ड्राफ्ट में काफी चीजें कवर करी है गवर्नमेंट ने कि अब से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। उन चीजों में क्या चीज डायरेक्ट सेलर को ध्यान में रखनी है, क्या चीज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ध्यान में रखनी है, गुड्स एंड सर्विसेज कैसी होनी चाहिए, उसकी हर एक चीज ऐसे गवर्नमेंट ने टोटल 12 से 15 पेज का एक ड्राफ्ट रेडी किया है। तो उसका पूरा स्टडी करके हमारे जो कंसल्टेंट की पैनल्स है, हम सब ने मिलके कंक्लूसिव 30 to 50 मिनट्स में हम समझ पाए कि मोटा मोटा क्या चीजें गवर्नमेंट कहना चाह रही है और क्या चेंजेस आने वाली है। राजू जी को नहीं सुनाई दे रहा है। प्लीज आप जिनको नहीं सुनाई दे रहा वो होस्ट के साथ कम्युनिकेट कर लेना। साहिल सर होस्ट है अभी। ये चीजों में शुरू करेंगे हम। ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। हमने 5 to 10 मिनट्स का बफर टाइम रखा था कि खाने का टाइम है, डिनर का टाइम है, अगर कोई लेट हो जाए, ऐसा हो कुछ हो तो किसी का सेशन मिस ना हो। शुड वी स्टार्ट, क्या बोलते हो? शुरू कर दे। डन 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 डन। ओके सो सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत है वाई के इस ग्रुप में। वाई के इस ग्रुप का एक मोटिव है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ऐसी इंडस्ट्री बनाया जाए कि आने वाले कल में हर एक इंसान उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में ले और इसको फर्स्ट करियर प्रेफरेंस ले पाए। तो हम सबको मिलके ये इनिशिएटिव में अपना रोल प्ले करना है। तो हम शुरू करते हैं। स्लाइड चेंज करना। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स जो है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स का ड्राफ्ट आया है। ये रूल्स नहीं है, अभी भी आप समझना, ये रूल्स नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में, चलो उसी पे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में गाइडलाइंस लाई डायरेक्ट सेलिंग के लिए कि ऐसा होना चाहिए, दीज आर द आइडियल सिचुएशन। ये गाइडलाइंस थी जिसको कई कंपनीज ने फॉलो किया, कई कंपनीज ने उसमें छेड़छाड़ करी और बहुत चीजें हुई। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में गाइडलाइंस लाए, इंडिया के टोटल 15 से ज्यादा स्टेट्स ने खुद की गाइडलाइंस लाई। महाराष्ट्र ने उसकी खुद की गाइडलाइंस लाई, हिमाचल प्रदेश ने कुछ अलग लाया, महाराष्ट्र ने कुछ चीजें उसमें ऐड करी, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ऐड किया। बल्कि हिमाचल प्रदेश की स्टेट ने कुछ अलग गाइडलाइंस करी। उसके हर एक स्टेट की गाइडलाइंस चाहिए तो आप जिनके थ्रू आए हो उनको बताना, हम आपको एक एक स्टेट की गाइडलाइंस की लिंक्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे। अब 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्कआउट कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। रूल्स बन रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो ड्राफ्ट दिया है वो 21 जुलाई तक ओपन था। गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से कनेक्टेड लोग हैं, आप इनपुट्स दीजिए, आपको कैसा रूल्स चाहिए। तो हमने बहुत सारे मेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करे, कंज्यूमर अफेयर्स में करे कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। उनके ये ड्राफ्ट के एड ऑन में वो गवर्नमेंट अब उस पर तवज्जो देगी और फाइनल रूल्स क्रिएट करेगी। तो अभी हम जिस पे डिस्कस करेंगे वो ड्राफ्ट है कि क्या गवर्नमेंट सोच रही है। अब गवर्नमेंट का प्लानिंग है कि जो ये रूल्स है वो 2021 में आ जाए। एंड रूल्स बनने के बाद ये चीज एक्ट बनती है।
और एक्ट बनने के बाद वो बहुत स्ट्रांगली फॉर्म करती है, उसके जो सजा होती है वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। तो अभी हमने गाइडलाइन देख ली है, रूल्स 2021 में आ जाएंगे और होप सो आने वाले 1 से 2 दिन में, 2 साल में इसका एक्ट बन जाएगा। तो एक्ट बन गया ना, तो हम सबके लिए जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अच्छा चाहते हैं ना, उन सबके लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं कि ये जो ड्राफ्ट है उसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो ड्राफ्ट का एक ओवरव्यू है। अभी जो ड्राफ्ट है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है, 12 डिफरेंट टाइटल्स है उसके। गवर्नमेंट ने ऐसा लिखा है कि दिस विल बी कमिंग इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। गैजेट क्या होता है? गवर्नमेंट कोई भी रूल अप्लाई करती है ना, तो गवर्नमेंट का एक गैजेट होता है, स्टेट वाइज और सेंट्रल गवर्नमेंट का। वो गैजेट में जिस दिन से पब्लिश होगा उस दिन से ये रूल्स अप्लाई होना शुरू होंगे। These rules may be called Consumer Protection Direct Selling Rules 2021. It's improvement of direct selling guidelines 2016। मतलब 2016 में जो गाइडलाइंस थी ना, उसमें बहुत माइनर इंप्रूवमेंट्स है। ऑलमोस्ट वो गाइडलाइन का 80% सिनेरियो सेम है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट्स करे हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे। 16 डेफिनेशंस रिगार्डिंग डायरेक्ट सेलिंग कवर्ड इन ड्राफ्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनका जो 3rd नंबर का सेक्शन है उसको गवर्नमेंट ने डेफिनेशंस में कवर किया है। उसमें गवर्नमेंट ने हर एक चीज को डिफाइन किया है। व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, व्हाट इज डायरेक्ट सेलर, व्हाट इज पिरामिड स्कीम, व्हाट इज मनी सर्कुलेशन, व्हाट इज गुड्स, हर एक चीज को, व्हाट इज मिस सेलिंग, उसको भी कवर किया है। तो ये हर एक चीज को हम देखेंगे। नेक्स्ट, अब जो ये 12 सेक्शंस है उसके सिर्फ टाइटल देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये ड्राफ्ट के अंदर टाइटल वाइज क्या क्या चीजें हैं। एक तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आप रूल या ड्राफ्ट पकड़ के देख लीजिए, उसका सबसे पहला यही होता है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। उसकी कमेंसमेंट किस तरह से होगी, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, वो कब अप्लाई होगा, कैसे होगा। इस एप्लीकेबिलिटी में ऐसा ही लिखा है कि जैसे ये गैजेट में पब्लिश होगा ये रूल अप्लाई हो जाएंगे। फिर मैंने जैसे बताया डेफिनेशंस है। ड्यूटीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहे हो या आप सोच रहे हो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलानी है तो आपकी क्या क्या ड्यूटीज रहेगी, वो गवर्नमेंट ने डिफाइन करी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगी, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर ये चलेगा, ये ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो काफी क्लैरिटी गवर्नमेंट ने दी है। हमने जो मेल्स करे उसमें ज्यादा क्लैरिटी की मांग करी है। अब हम देखते हैं कि जो नए रूल्स ड्राफ्ट होते, रूल्स जो अप्लाई होते हैं उसमें वो चीजें कवर होती है कि नहीं होती है। मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, मतलब रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है तो उनके पास डायरेक्ट सेलर्स के डेटा होंगे, उनके आईडी प्रूफ्स होंगे, उनके पे आउट्स के डेटा है, कंपनी की लीगल डेटा है, उनको कैसे रिकॉर्ड में स्टोर करना है और वो रिकॉर्ड्स को कभी भी जरूरत पड़े तो कैसे रिप्रेजेंट करना है। फिर ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर्स, क्या क्या जिम्मेदारी रहेगी। एडिशनल ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर, इसमें कुछ ऐसी चीजें कवर करी है जो ध्यान में रखने जैसी चीज है, जो स्ट्रिक्ट नहीं है। पर्सन्स नॉट टू बी एंगेज इन द डायरेक्ट बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ऐसे कौन से लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकते। सेल थ्रू ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का ट्रेंड है तो गवर्नमेंट ने उसको भी थोड़ा तवज्जो दिया है। प्रोहिबिशन ऑफ पिरामिड स्कीम एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम, कॉन्ट्रवेंशन ऑफ रूल्स, ये 12 सेक्शंस है। इन 12 सेक्शंस में से हमने 5 चीजों को एक ओवरव्यू में कवर किया है और आप तक इस चीजों को पहुंचाएंगे। तो 12 सेक्शंस में जो हमने चीजें करी है उसमें से सबसे पहली हम देखेंगे हाउ एंड वेयर टू रजिस्टर। हाउ एंड वेयर टू रजिस्टर, एवरीवन आर यू विथ मी? अगर सब सुन रहे हो तो प्लीज यस लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। डन डन डन। सो कैसे और कहां रजिस्टर करें। अब बहुत सारी, 2 तरह के रजिस्ट्रेशन है। एक होता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, और एक होता है दूसरा एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। डायरेक्ट सेलिंग हो या ना हो, किसी को भी इंडिया में लीगल बिजनेस करना हो, ट्रेड करना हो, मनी की लेन देन करनी हो, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर करना पड़ता है। तो ड्राफ्ट में क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 4.1.a
Direct selling company should be incorporated under Companies Act 2013 or 1956, or partnership firm registered under Partnership Act 1932, or limited liability partnership registered under Limited Liability Partnership Act 2008. So you can go for private limited, you can go for LLP, or you can go for partnership firm. ये तीन चीजों को गवर्नमेंट ने बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ये तीन चीजों में रजिस्ट्रेशन कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 4.18 में गवर्नमेंट ने लिखा है, एवरी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शैल बिकम अ पार्टनर इन कन्वर्जेंस प्रोसेस ऑफ द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये चीज पहले नहीं थी, ये बिल्कुल नई चीज है, और पर्सनली मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है। एक बार नेक्स्ट स्क्रीन पे जाना। ये चीज कैसे होगी वो भी मैंने पूरा रिसर्च करके देख लिया है कि ये चीज कैसे एग्जीक्यूट होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ना कंज्यूमर हेल्पलाइन का एक वेबसाइट है जहां पे ग्राहक मतलब कि कंज्यूमर के लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये ड्राफ्ट में गवर्नमेंट ऐसा बोल रहा है कि हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एज ए कन्वर्जेंस पार्टनर कंज्यूमर हेल्पलाइन साइट पे रजिस्टर होना पड़ेगा। आप जैसे ही ये वेबसाइट ओपन करोगे, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको अभी जो स्क्रीन पे दिख रही है ऐसी वेबसाइट दिखेगी। वहां पे देखो आपको दिख रहा है कि कन्वर्जेंस पार्टनर, और वहां पे साइन अप हियर। जैसे ही आप साइन अप करोगे, काफी 30 से 40 डिटेल्स पूछेंगे ये लोग कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड नेम, ब्ला 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 ब्ला। वो चीजें आप फिल करोगे, फिर वो प्रोसेस होगी और आपका नाम इसमें लिस्ट आउट होगा। नेक्स्ट स्क्रीन करोगे तो हम देख पाएंगे कि वो कैसे दिखता है। तो अभी राइट नाउ मैंने देखा कि भाई कितने लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो इसमें इस तरह से हमें लिस्ट मिल जाता है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की वेबसाइट पे, ये जो लोग उनके पास रजिस्टर्ड पार्टनर्स है। तो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट में ये लिखा है। अब हम देखते हैं कि ये रूल में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। अगर रूल में कन्वर्ट होगा तो हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इस पे रजिस्टर होना पड़ेगा। फिर से पीछे एक पॉइंट अपना रहा है। सो सेकंड पॉइंट था जो सेक्शन 4.18 का हमने देखा, ये बिल्कुल नया है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में रजिस्टर होने का। उसके बाद है एज पर सेक्शन 5.1, every direct selling entity which intends to operate in India shall register itself or themselves with DPIIT, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, for allotment of registration number। ये चीज लास्ट डायरेक्ट सेलिंग के गाइडलाइंस में नहीं थी, पर डीपीआईआईटी की अगर आप न्यूज़पेपर्स फॉलो करते हो ना, तो ये ड्राफ्ट जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया उसी दिन न्यूज़पेपर में आना शुरू हो गया था कि अब से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड में अब से डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को रजिस्टर होना पड़ेगा। तो इसमें क्या गवर्नमेंट बोल रहे हैं वो आगे है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में जाना। इसमें क्या होगा, जैसे ही हम लोग डीपीआईआईटी में रजिस्टर होंगे और नेक्स्ट, तो हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही उनकी आइडेंटिटी होगी। ऐसी कुछ बात चल रही है। अब हमारा जो पैनल है, हमने जो मेल्स किए है ना, उसमें एक बात ऐसी भी चल रही थी कि इवन वी कैन वर्कआउट के हर एक डायरेक्ट सेलर भी इसमें रजिस्टर हो, और वो यूनिवर्सल डायरेक्ट सेलर का कोड हो। जो कंपनी भी चेंज करे ना, तो सेम डायरेक्ट सेलिंग उसके डीपीआईआईटी कोड से वो एज ए डायरेक्ट सेलर उसमें आ पाए। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, जितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पे सिकंजा या रूल्स को फॉलो कराने के लिए ध्यान दे रही है, उतना डायरेक्ट सेलर्स भी एथिकल सेलिंग करे उस पर ज्यादा फोकस है। आपको क्या लगता है कि हर एक डायरेक्ट सेलर को भी डीपीआईआईटी में रजिस्टर होना चाहिए? अगर लगता है तो यस लिखो, नहीं लगता तो नो लिखिए। ओके, ग्रेट। सो मेजोरिटी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें ये चीज भी करनी चाहिए। जो यस किसी ने लिखा ये टफ टास्क है, बिल्कुल सही बात है। इस पे भी हमने वर्कआउट किया था कि गवर्नमेंट के साथ आईटी बेसिस पे हम ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं कि जैसे ही किसी सॉफ्टवेयर में कोई डायरेक्ट सेलर रजिस्टर होता है, ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की एपीआई से वो रजिस्टर हो जाए और उसका ऑथेंटिकेशन हो जाए।
फ्री है, फ्री है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके चार्जेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, एब्सोल्युटली फ्री है। बिल्कुल ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट आप जस्ट इमेजिन करिए, आज बहुत सारी कंपनीज है जो क्लेम करती है कि मेरे पास इतने डायरेक्ट सेलर है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा आता है तब एक सिंगल कंपनी से भी कम डेटा आता है। मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है कि इंडिया में कितने डायरेक्ट सेलर है। आप इमेजिन करिए, अगर ये होगा तो हमारे पास डेटा आएगा कि 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ एटलीस्ट वन टाइम जीवन में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग किया तो वो उसमें रजिस्टर होगा, हमारे पास जेन्युइन डेटा आएगा, मतलब कि गवर्नमेंट के पास, जिससे हम प्राउडली बता पाएंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में इतने लोग अभी तक इन्वॉल्व हुए हैं। बट फिर भी ये अभी अप्लाई होना मुश्किल है। हमने मेल्स तो किए हैं, अभी देखते हैं उस पर कैसे वर्कआउट होता है। नेक्स्ट है, एज पर सेक्शन 5.3 every direct selling entity should ensure that such registration number is displayed prominently to its user in a clear and accessible manner to its website and each invoice issued for each transaction. अगर ये ड्राफ्ट में जो लिखा है वो अप्लाई होगा तो जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उनको उनकी वेबसाइट पे ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है डीपीआईआईटी का, उसको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, इवन हर एक इनवॉइस इस पे मेंशन करना पड़ेगा। मेजर जो मगर जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करना वैल्यू अच्छा होगा, फ्यूचर कंपनीज परफेक्ट मेंटेन करेगा सब कुछ। यस सर। नेक्स्ट जाते हैं, तो वेयर, हाउ एंड वेयर टू रजिस्टर सेक्शन को हम खत्म करते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चीजें थी वो आपको समझनी चाहिए। तो हमने एक देखा कि प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी एंड पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, कंज्यूमर हेल्पलाइन की साइट पे एज अ कन्वर्जेंस पार्टनर रजिस्टर होना है, एंड डीपीआईआईटी में रजिस्टर होना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। अब अगर आप इंडिया के बहुत सारे रूल्स फॉलो, मतलब न्यूज फॉलो करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि अभी ऐसा चल रहा था कि कल फेसबुक या ट्विटर बंद हो जाएगा, ऐसा सुना था सबने। उसमें क्या था, ऐसा कुछ नहीं था कि गवर्नमेंट को उनपे सिकंजा कसना है, ऐसा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रूल पास किया था कि हर एक सोशल मीडिया कंपनी को खुद के ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करने हैं। मतलब कि सोशल मीडिया में किसी को दिक्कत आ रही है, उसका 30 डेज में कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो ग्रीवेंस ऑफिसर से क्वेश्चन कर सकती है। मुझे ये लगता है यही फॉर्मूला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में लाना चाहती है। तो ये ड्राफ्ट में गवर्नमेंट ने 3 चीजें मेंशन करी है कि मैनेजमेंट में ये 3 पोजीशंस होनी जरूरी है। कौन कौन सी? So this draft asked for 3 special appointments in direct selling entities. एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई भी कंप्लायंस रिलेटेड इश्यूज है या सॉल्यूशन है या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये इस बंदे की रहेगी। सेकंड है नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। थर्ड है ग्रीवेंस ऑफिसर। इन तीनों की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे मेंशन करी हुई है। अल्टीमेटली यही है कि गवर्नमेंट को कभी भी कोई दिक्कत हुई या लगा तो ग्रीवेंस ऑफिसर कंज्यूमर एंड डायरेक्ट सेलर के लिए है, नोडल एंड चीफ कंप्लायंस ऑफिसर गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेट करने और कंपनीज को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। सो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, अगर ये ड्राफ्ट अप्लाई हुआ रूल में तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में कंपनीज को ये 3 पोजीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको इसी तरह से अप्लाई करेंगे कि हर एक वेबसाइट्स में फ्रंट में इनकी डिटेल्स दिखे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि इनके नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर ईमेल आईडी, इतनी चीजें साइट पे होनी चाहिए कि हर कोई कम्युनिकेट कर पाए। नेक्स्ट, सो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर एक को होता है कि भाई कौन सा बिजनेस प्लान क्या हो सकता है इसमें, क्या कौन से बिजनेस प्लान के बारे में गवर्नमेंट ने बताया, कौन सा बिजनेस प्लान चलेगा, कौन सा बिजनेस प्लान नहीं चलेगा। तुम ये आप पर्सनली पढ़ने बैठोगे पूरे के पूरे 15 पेज, तो आपको कहीं पे भी बिजनेस प्लान का मेंशन गवर्नमेंट कभी नहीं करता। बाइनरी के बारे में लिखा, जनरेशन के बारे में लिखा, या मैट्रिक्स के बारे में लिखा, सिंगल लेग के बारे में लिखा, ऐसा गवर्नमेंट उस तरह से नहीं करती। दे हैव देयर सेट ऑफ माइंड
उनका एक डेफिनेशन क्लियर है कि पहले गवर्नमेंट हैज नेवर रिटन एनीथिंग ऑन टाइप ऑफ बिजनेस प्लान लाइक बाइनरी और जनरेशन और यूनिलेवल और एनीथिंग एल्स। अब देखते हैं तो गवर्नमेंट ने क्या लिखा है। जी बिल्कुल, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमारी टीम आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर देगी, आप आसानी से इसको ऐड कर सकते हो। एज पर सेक्शन 3.1.f, direct selling entity means an entity not engaged in a pyramid scheme and or money circulation scheme which sells or offers to sell goods or services through direct seller। मतलब जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी गुड्स बेच रही है या तो सर्विसेज बेच रही है, वो पिरामिड स्कीम में नहीं होनी चाहिए या मनी सर्कुलेशन में नहीं होनी चाहिए। अब मनी सर्कुलेशन की डेफिनेशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अलग ही पूरा रूल एंड रेगुलेशन है, जो 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल आया था। पिरामिड स्कीम की भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन है, जो इसमें से कोई भी बिजनेस प्लान उसमें नहीं जाता है। तो स्पेसिफिक बिजनेस प्लान के बारे में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहाँ पे दिक्कत आती है वो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट पे जाइए। सो एड ऑन मनी सर्कुलेशन के बारे में गवर्नमेंट ने क्या लिखा है। एज पर सेक्शन 3.1.I, money circulation scheme has the same meaning as defined under the Price Cheats and Money Circulation Scheme Act 1978। 1978 में गवर्नमेंट ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी है कि व्हाट इज मनी सर्कुलेशन। उसके हिसाब से उसका एक सिंपल कंक्लूजन मैं आपको बताऊं एक सेंटेंस में समझने के लिए, all those business model who has more distribution than collection, आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है, comes under money circulation plan। भाई किसी ने दिया 5,000 आने पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 25,000, तो वो सर्कुलेशन ही है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा अगर कोई कंपनी दे रही है देन इट्स मनी सर्कुलेशन। बाकी स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी कोई चीज नहीं बताई है कि बाइनरी के बारे में। जनरेशन हर एक प्लान बिल्कुल जैसे चलते थे उसी तरह से चलेंगे। डन। बिजनेस प्लान के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो हम Q&A सेशन में इसमें ऐड ऑन करेंगे। नेक्स्ट, अब कौन सी प्रोडक्ट्स में रख सकता हूं, कौन सी प्रोडक्ट्स। सो इन डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी गवर्नमेंट हैज मेंशन्ड सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब गवर्नमेंट ने क्या लिखा है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी गुड्स एंड सर्विसेज बेच सकती है। क्योंकि मेरे पास एटलीस्ट एक महीने में 30 दिन में 15 बार क्वेश्चन आता है, सर सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसने मना करा। सर्विस के नाम पे जो सर्विस नहीं देते वो नहीं। आपको पता है अभी इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग डबल डिजिट ग्रोथ सर्विस इंडस्ट्री में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि कोई भी गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर ही नहीं सकती। ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, ये रोजगार में एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट करती है। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चलते हैं, उससे लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है डायरेक्ट सेलिंग, जो गवर्नमेंट को पता है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग में सर्विस इंडस्ट्री को इग्नोर कर ही नहीं सकती। सो सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट्स में आप फिजिकल गुड्स में भी जा सकते हो एंड यू कैन गो फॉर सर्विसेज ऑल्सो। कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। हाँ, सर्विस सही होनी चाहिए। उसमें भी कुछ डिटेलिंग गवर्नमेंट ने दी है कि इसमें किस तरह से आपको उसको डिफाइन करना है, क्या चीजें उसमें एड ऑन करनी है। फिर है एज पर सेक्शन 4.1.C, ओन होल्ड और बी द लाइसेंसी ऑफ ट्रेडमार्क। ध्यान से देखना, ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क और एनी अदर आइडेंटिफिकेशन मार्क identifying the direct selling entity with the goods to be sold or supplied or services to be rendered। मतलब इसको सिंपल भाषा में, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी गुड्स या सर्विस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेल कर रही है या प्रोवाइड कर रही है, उसकी ओनरशिप इन द टर्म्स ऑफ ट्रेडमार्क, इन द टर्म्स ऑफ सर्विस मार्क, इन द टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क, कि भाई लगे अब मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का तेल बेचने या शैम्पू बेचने बैठ गया मेरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में,
तो वो ओनरशिप या कहीं पे कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है कि भाई ये मैं बेच रहा हूं। तो गवर्नमेंट ये बहुत क्लियरली बोल रही है कि अगर कोई प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो ट्रेडमार्क आपका एटलीस्ट आप जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर रहे हो उसके 90 डेज के पीरियड में आपको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, या तो सर्विस मार्क या तो आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये प्रोडक्ट में सबसे ध्यान देने वाली चीज है। नेक्स्ट, हमने 3 से 4 सेक्शन खत्म किए। अब हम जाते हैं ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर्स। ऑब्लिगेशन मतलब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायरेक्ट सेलर्स की। डायरेक्ट सेलर्स की मैं क्यों ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स कंज्यूमर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और उनके हाथ में 80% ऑफ द ब्रांडिंग होती है कि कंपनी को कैसे रिप्रेजेंट करे। अब डायरेक्ट सेलर को ऑब्लिगेशन फॉलो कराना किसके हाथ में होता है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के हाथ में। अगर डायरेक्ट सेलर रॉन्ग कमिटमेंट करके आएगा, डायरेक्ट सेलर कुछ मिसलीड करेगा कंज्यूमर को या मिस सेलिंग करेगा, ये मिस सेलिंग वर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट में प्रॉपरली यूज किया है। अगर मिस सेलिंग करेगा तो उसको भुगतना तो अल्टीमेटली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ही पड़ेगा। समझते हैं कि ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर्स क्या है। नेवर मिसलीड और गिव रॉन्ग क्लेम्स ऑफ प्रोडक्ट। कभी भी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को मिसलीड नहीं करना है, या तो कोई रॉन्ग क्लेम्स नहीं देने हैं। इस पे ना अपने जितनी बात करना चाहे कर सकते हैं। मतलब मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, तो उसमें कोई एक्स कंपनी थी, उसके डायरेक्ट सेलर ऐसा बोल रहे थे कि मैंने इसका फूड सप्लीमेंट खा के इतनी ताकत आ गई कि मैं बीमार था, खड़ा हो गया। या तो वो मोटिवेट करने ऐसा बोलते कि मच्छर भी काट के मर जाता है, इतनी ताकत आ गई मेरे में। तो हंसी मजाक में चलता है, बट ये चीजें कहीं ना कहीं मिसलीड में अगर कोई क्लेम करे तो वो चीजें होती है। इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए अगर हमें बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बननी हो और हमारे डायरेक्ट सेलर्स को बहुत टॉप पोजीशन पे पहुंचाने हो। नेवर डू रॉन्ग कमिटमेंट ऑफ अर्निंग। उस पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक एक सेंटेंस लिखा है, मुझे बहुत पसंद आया, मैं आएगा तब बताऊंगा। डोंट डू मिस सेलिंग। मिस सेलिंग नहीं करना है। गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली मेंशन्ड मिसलीड। मतलब अगर मैं ये ड्राफ्ट के पन्ने घुमाऊंगा ना, तो मुझे 5 से 8 बार मिसलीड वर्ड दिख रहा है। 5 से 8 बार मिसलीड। मिसलीड नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन के दौरान, या जब आप कोई बिजनेस के उनको कंपनसेशन के बारे में बता रहे हो या कोई क्लेम्स दे रहे हो, कभी भी किसी को मिसलीड मत करिए। हम इस सेंटेंस पे थे, गवर्नमेंट हैज रिपीटेडली मेंशन्ड मिसलीड एंड मिससेल इन डिफरेंट मैनर। लेट्स सी फ्यू ऑफ देम, कि वो क्या लिखा है गवर्नमेंट ने, वो हम देखते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर्स एज पर सेक्शन 3.1.j। मिस सेलिंग, ये मिस सेलिंग की डेफिनेशन आ रही है, गवर्नमेंट ने इसमें लिखा है मिस सेलिंग मीन्स recklessly misrepresenting a product or service in order to successfully complete a sale। मतलब सेल निकालना है भाई, आज टारगेट है 5 सेल निकालना है, तो वो 5 सेल निकालने के लिए वो बंदा मिस रिप्रेजेंटेशन करके आ जाता है, मिस सेलिंग करके आ जाता है, तब आगे जाके उसकी बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। ये नहीं होना चाहिए। It also includes providing consumers with misleading information about a product or service। मतलब कंज्यूमर्स को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में भी नहीं जाना चाहिए। ये ड्राफ्ट के रूल्स है स्पेसिफिकली। एज पर सेक्शन 7.1.b, the presentations and other representation used in direct selling should not contain any product description, claim, illustration, or other element which directly or by implication is likely to mislead the consumer। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, आप ऐसा कोई क्लेम नहीं कर सकते, आप ऐसा कोई इलुस्ट्रेशन नहीं दे सकते, या ऐसी कोई एलिमेंट्स के थ्रू आप ऐसा नहीं बता सकते कि जिसकी वजह से
कंज्यूमर मिसलीड होगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे डायरेक्ट सेलर्स है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के हाथ में होता है कि डायरेक्ट सेलर्स इसको कैसे करें। वो कहते हैं ना कि फाउंडर का रिप्रेजेंटेशन होता है उसकी कंपनी। तो अगर आप वो एथिक्स को पकड़ के रखोगे, आप अपनी प्रोडक्ट्स को मिसलीड नहीं होने दोगे, आप प्रॉपरली बोलोगे कि नहीं हमारे डायरेक्ट सेलर्स या हमें ये चीज नहीं करनी है, जो भी करेंगे फैक्ट्स प्रॉपरली फॉलो करेंगे, 2 सेल कम आएंगे बट प्रॉपरली हम ग्रो हो पाएंगे। तो ये एथिक्स कवर करना बहुत जरूरी है। सो ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्ट सेलर्स में हमने ये चीजें कवर करी है। नेक्स्ट, अब जैसे मैंने बताया कि वो एक सेंटेंस आएगा, वो चीज है। अब फिर से मिसलीड गवर्नमेंट ने कहा लिखा है, एज पर सेक्शन 7.1.e misleading, deceptive or unfair sales practices are not used. Clear one sentence liner. Then as per section 7.4, a direct selling entity and a direct seller should not induce consumers to make a purchase based upon the representation that they can, ये देखना, reduce or recover the price by referring prospective, reduce or recover the price by referring prospective consumers to the direct seller for similar। अरे भाई तू ज्वाइन हो जा, तेरा पैसा रिकवर कर देंगे अपन। तो ये फील्ड पे चलता है, मुझे पता है, मैंने फील्ड पे चीजें देखी है, बट समहाउ ये क्लेम्स ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड आते हैं तब जाके दिक्कत होती है। फील्ड पे कैसे काम होता है मुझे पता है, सो उसमें ज्यादा वो नहीं है, बट स्टिल ऐसे क्लेम्स नहीं होने चाहिए कि भाई तू ज्वाइन हो जा, अपने रिकवर कर लेंगे पैसा, तू टेंशन मत ले। तो वो चीजों को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो थोड़ा हमें ध्यान में देखना पड़ेगा। कल जाके ऐसा कोई क्लेम आता है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन में, ऑब्लिगेशंस में आएगा। फिर से कर देखते हैं, अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड अ डायरेक्ट सेलर शुड नॉट इंड्यूस कंज्यूमर्स टू मेक अ परचेज based upon the representation that can reduce or recover the price by referring prospective customers to the direct sellers for similar purchases if such reductions or recovery are contingent upon some uncertain or future events। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ये ऑब्लिगेशन है डायरेक्ट सेलर के। अब मैं ये चाहता हूं कि एज ए डायरेक्ट सेलिंग ओनर, मुझे पता है यहाँ मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग ओनर्स है, तो उन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग पे फोकस करें, कोई ऐसे मिस सेलिंग्स पे ना जाए, और इंडिया को ऐसा डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म बनाए, इंडिया को ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंट्री बनाए कि अभी जो हम जो रैंक पे है उससे सीधा आगे जाए। क्योंकि इंडिया के पास इतना पोटेंशियल है ना, आप बिलीव नहीं कर सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इंडिया क्या क्या कर सकता है। नेक्स्ट, अब जो 5 सेक्शंस कवर करने थे वो 5 सेक्शंस हमने कवर कर दिए। सो मोस्टली हमने क्या क्या चीजें कवर करी, हमने सबसे पहले देखा कि कौन सा, सबसे पहले देखा कि हाउ एंड वेयर टू रजिस्टर, कंपनी को कैसे और कहाँ रजिस्टर करना है। उसके बाद हमने देखा कि मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें हमने 3 ऑफिसर्स के नए इंट्रोडक्शन का देखा। उसके बाद हमने देखा कि कौन सा प्लान, प्लान के अंदर एक चीज देख लो, वही प्लान नॉर्मल एथिकल या प्रॉपर है जिसमें जो पैसा आता है उससे जैसा बटना नहीं चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि विच प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट में गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विसेज दोनों को सेम प्रायोरिटी दी है, कोई दिक्कत नहीं है। गुड्स में ये चीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या उसका कहीं पे एक भी वर्ड ऐसा यूज नहीं किया है, क्योंकि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन है, शायद आगे क्वेश्चंस में आएगा भी। उसमें हमने देखा कि जो भी कंपनी है वो ट्रेडमार्क या सर्विस मार्क उनके पास होना चाहिए, तभी वो ओनरशिप से उसको सेल कर पाएगी। और फिर हमने देखा ऑब्लिगेशंस ऑफ डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलर की क्या क्या जिम्मेदारी है। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मैंने नोट डाउन किए हैं, मतलब ये आया ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 30th ये आया है 30th जून को, 30th जून को गैजेट में इसको पब्लिश किया था।
फर्स्ट सेकंड थर्ड को मेरे पे 10 से ज्यादा कॉल आए, सर बाइनरी प्लान को दिक्कत है। मैंने बोला आपने ड्राफ्ट पढ़ा? नहीं सर, बस हमने ऐसे ही सोचा कि इसमें होगा। 95% लोग, 99% लोग ने कभी कोई ड्राफ्ट पढ़ा ही नहीं होता, और एक बंदे ने बोल दिया उससे वो उस पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते। बाइनरी प्लान को कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्लान को कोई दिक्कत नहीं है, जब तक जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा जा नहीं रहा है। डू आई रिक्वायर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं पे गवर्नमेंट ने नहीं लिखा है। ट्रेडमार्क आपका होना जरूरी है, आपकी उस प्रोडक्ट पे कोई भी तरह की ओनरशिप होनी जरूरी है। व्हाट इज एमसीए रजिस्ट्रेशन? शायद ये, ओके, एमसीए रजिस्ट्रेशन मतलब इसमें बात हो रही है वो कंज्यूमर अफेयर्स में आपने देखा होगा 700-800 कंपनी रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। जिस जिस मिनिस्ट्री ने, इसी मिनिस्ट्री ने, कंज्यूमर अफेयर्स ने ही ये रूल लाए हैं 2016 गाइडलाइंस में। उन्होंने ट्राई किया कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को रजिस्टर करते हैं जिससे हमारे पास रिकॉर्ड रहे, बट वो सिस्टम इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें पैसा इतना जा रहा है कि हर कोई उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहा है। इवन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा फेल हुई है कि इसको इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करा पाई है। तो एमसीए रजिस्ट्रेशन जो था, मुझे जो लग रहा है उस एमसीए रजिस्ट्रेशन का नए ड्राफ्ट में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा है कि डीपीआईआईटी पे हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डाइवर्ट कर देते हैं। तो अभी एमसीए रजिस्ट्रेशन कंपल्शन है नहीं है, उसका ये 2021 में जो रूल्स का ड्राफ्ट आया है उसमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है। फ्रॉम व्हेन दिस रूल्स विल बी एप्लीकेबल, कब से ये रूल्स अप्लाई होना शुरू होंगे? तो इसमें क्या लिखा है कि जब भी, मुझे मुझे जहां तक लगता है मिनिमम 1 से 2 महीने लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट अभी इसके रूल्स ड्राफ्ट करेगी, उस पे जो इंटरनल पैनल है, फिकी है, या जो भी इस पे करते हैं, वो चीजों को इंट्रोड्यूस करने के बाद जब गैजेट, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके गैजेट में इसको अप्लाई करेगी, मतलब नहीं नहीं तो एटलीस्ट सितंबर के बाद, अगस्त के बाद हम सोच सकते हैं कि ये रूल्स अप्लाई हो। अब रूल्स अप्लाई होंगे, फिर एक, गवर्नमेंट ने ना ऐसा नहीं लिखा है कि कितना पीरियड देगी, बट हम हम पैनलिस्ट ऐसा सोच रहे हैं कि मिनिमम 90 टू मैक्सिमम 180 डेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, जो भी चीजें इसको अप्लाई करनी है या कुछ चीजें इसमें हमें अप्लाई करनी है। डू वी हैव एनी रूल्स रिगार्डिंग एडमिन चार्ज? नहीं, एडमिन चार्ज पर्सनल लेवल पे कंपनी की चॉइस है, इस पे गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है जब तक आप जेन्युइनली जीएसटी टीडीएस पे कर रहे हैं। ये कुछ कॉमन एफएक्यूज मुझे पता था। अभी मीटिंग में हमारे साथ वाईकेएस ग्रुप की बड़ी पैनल भी ज्वाइंट है, दिख रही है। कुणाल सर हमारे साथ है, कुणाल सर वाईकेएस ग्रुप के डायरेक्टर है, और उनके हमारे यूट्यूब चैनल पे रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइंस के काफी वीडियोस आपने देखे होंगे। हमारे साथ है साहिल सर। साहिल सर को ऑलमोस्ट वाईकेएस ग्रुप में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ओनर ना जानते हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे साथ है दूसरी हमारी जो पूरी जो हमारे कंसल्टेंट्स है डायरेक्ट सेलिंग के, उनकी पूरी पैनल है। हमारे साथ है भाविन टैंक, आशीष शर्मा, शुभम बिस्ट, नम्र जोशी, मार्गी, राज, पूरी हमारी टीम है। तो उन्होंने उनके क्लाइंट्स के कुछ क्वेश्चंस कवर करे हैं, तो वो क्वेश्चंस को वन बाय वन समझते हैं, उसमें ऑलमोस्ट आप लोगों के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं भाविन जी के साथ। भाविन जी, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। भाविन सर बोले तो भी दिक्कत नहीं है, शायद आप सबने उनको, उनकी चैनल देखी होगी। ही हैज अ मोर देन 50,000 सब्सक्राइबर्स और काफी अच्छा कंटेंट डायरेक्ट सेलिंग पे देते हैं, और काफी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफी अच्छा नाम है उनका। वो वाईकेएस ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को गाइड करते हैं। भाविन सर अनम्यूट हो चुके हैं। हेलो। कैसे हो भाविन सर? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस एकदम बस। जी। तो आपके जो भी, मतलब मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास आए थे, आपका बहुत ज्यादा बड़ा का क्लाइंट बेस है, तो बट हमें इसको शॉर्ट रखना पड़ेगा, तो 1 से 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर पाएंगे। तो कौन सा ऐसा पहला क्वेश्चन है
कि जो आ रहा है आपके दिमाग में या आपके क्लाइंट्स के थ्रू गाइडलाइंस के रिगार्डिंग, या ओवरऑल? जी, जी। एक मेजर क्वेश्चन ये है कि प्राइवेट लिमिटेड में जो भी हमने हमारे क्लाइंट्स को डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उसके हाँ जी। अलावा यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करना है वो हम करके देंगे या फिर क्लाइंट को खुद करना है और उनके चार्जेस क्या है? ओके। बिल्कुल, मतलब मैं शायद चैट में भी देख पा रहा था कि जो कंज्यूमर हेल्पलाइन वाला है एंड जो डीपीआईआईटी वाला है वो रजिस्ट्रेशन, एक्चुअली डीपीआईआईटी का कंज्यूमर हेल्पलाइन का रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कर सकते हो। एंड डीपीआईआईटी का अभी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं आई है। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज रजिस्टर हो रही है, उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज जो हमसे रजिस्टर करवा रहे हैं, उनको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अगर रजिस्टर कर रहे हैं, तो हम लोग जो यहाँ पे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक चीज लिखी है, सेक्शन यस 6 नंबर, मैंडेटरी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें गवर्नमेंट ने प्रॉपर्ली लिखा है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए, एओए, कॉपी ऑफ पैन एंड टेन, कॉपी ऑफ जीएसटी, जीएसटी रिटर्न्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स जब आपका फाइनेंशियल ईयर आएगा तब, बैलेंस शीट, ऑडिट, वो चीजें चाहिए। तो अभी के लिए भाविन सर हम जितनी भी चीजें दे रहे हैं वो परफेक्ट है। जब ये रूल्स अप्लाई होंगे तब हम बिल्कुल हमारे जो भी क्लाइंट बेस है उनको हेल्प करेंगे डीपीआईआईटी में रजिस्टर होने के लिए और कंज्यूमर हेल्पलाइन में रजिस्टर होने के लिए। उसका प्रॉपर गाइडलाइन वीडियोस या पीपीटीज या जो भी हमसे हेल्प हो पाए वो हम करेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे कोई चार्जेस लाती है, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसे कोई सिम्टम्स या ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया कि इसका कोई पैसा होगा, और पर्सनली मैं ये चाहता हूं कि पैसा ना हो, तो मैक्सिमम लोग इस पे रजिस्टर हो पाए। तो हम आशा करते हैं 99% की इसका कोई चार्जेस नहीं होंगे, तो इजीली हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस पे रजिस्टर हो पाएगी। अभी जरूरत नहीं है, जब अप्लाई होगा उसके बाद हम हेल्प करेंगे रजिस्टर होने में। ओके। दूसरा एक मेजर क्वेश्चन था कि रिटर्न पॉलिसी के बारे में क्या है कि हमें रिटर्न पॉलिसी रखना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज में रिटर्न पॉलिसीज होती है, कुछ कंपनीज में नहीं भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो गवर्नमेंट अभी क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट है ना इसमें थोड़ा मिक्सचर ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखें तो मिक्स स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एक ऐसी चीज है कि जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बिकी है, वो प्रोडक्ट या सर्विस जो भी डायरेक्ट सेलर ने क्लेम किया है वही होनी चाहिए। मतलब कि मैंने बोला कि आपको ये वाटर बॉटल में कैप मिलेगा, या आपको इसमें ऐसा मेटल होगा, या इसमें ये चीजें होगी, तो वही चीजें होनी चाहिए। और मैंने बोला कि भाई ये आपको 600 रुपए में मिलेगी, जब वो मेरे हाथ में आई उसका एमआरपी 400 था। तो ये कुछ रीजंस हो गए कि जो रीजंस की वजह से मैं रिटर्न कर पाऊं। तो एक तो मुझे जहां तक लगता है एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए रिटर्न करने का, बट ओके। ये बहुत क्लियरली मेंशन नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि रूल्स में क्लियरली मेंशन होगा। दूसरा, गवर्नमेंट ने एक वर्ड यूज किया है, कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब जब भी किसी को जो कमिटमेंट दी है वो कमिटमेंट वाली प्रोडक्ट या सर्विस नहीं मिल रही है, तो हर एक कंपनी को एक कूलिंग ऑफ पीरियड रखना पड़ेगा कि जिस दौरान कंज्यूमर प्रोडक्ट वापस दे पाए और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उसको वापस दे। तो ऐसा कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है, उसमें ना किसी दिन के बारे में नहीं किया है, ये कितने दिन होने चाहिए या कितने टाइम फ्रेम में करना है वो चीजें अभी मेंशन नहीं है। आइडियली 7 to 21 डेज का रेंज चल रहा है। अगर ओके। मैक्सिमम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ओनर्स है तो हम सब मिलकर समझ सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे डायरेक्ट सेलर ने ये प्रोडक्ट ले ली, उसके बीवी तो चढ़ गए, अब यस, रिटर्न यस। करेंगे तो बीवी का क्या होगा? मेन वही है, उनका यही कंसर्न था। तो हम सब मिलके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इसके सॉल्यूशंस लाएंगे कि इसको क्या कर सकते हैं, या तो बीबीज को होल्ड करें या मंथली साइकिल में कैसे कर सकते हैं या किस तरह से होगा, ये चीजें इसमें कवर कर सकते हैं। ठीक है अ, बात सर?
एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ लूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ना बहुत सारे क्लाइंट के ऐसे कॉल आए हैं कि सर हमारी कंपनी ऑनगोइंग चल रही है पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से, ओके। लेकिन वो लोग प्रोडक्ट्स में डील नहीं कर रहे, प्रोडक्ट्स दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है? तो अच्छा अब अच्छा। अगर उनको प्रोडक्ट शुरू करना है, क्योंकि अभी रूल्स आ गए हैं, तो बहुत सारे लोगों की मतलब वो परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे। ओके तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट, हमारे भी कुछ क्लाइंट है, तो उनको प्रोडक्ट अभी रखना है, तो इनको मतलब पास्ट में जिन लोगों ने प्रोडक्ट्स नहीं दिया है, जिनको मिला नहीं है, उनको भी देना पड़ेगा, या फिर किस तरीके से वो करे? ओके। जेन्युइनली देखिए, इसमें होता यही है कि डायरेक्ट सेलिंग में मोस्ट प्रोबेबली एक कंज्यूमर या डायरेक्ट सेलर तभी आता है जब उन्होंने पैसा दिया, प्रोडक्ट या सर्विसेज दी। अब चलो, हम चलो इंसान से गलती हो गई, अब वो सुधरना चाहते हैं और मिड वे में है, तो सबसे पहली चीज, अभी तक जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो पैसों का टीडीएस टाइमली पे होना चाहिए, उन एक एक पैसों का जीएसटी टाइमली पे होना चाहिए, और उस पैसों से जितने भी डायरेक्ट सेलर्स आए हैं वो डायरेक्ट सेलर से कंसेंट फॉर्म भरवा के उनकी अप्रूवल ले लेनी चाहिए। ओके उसके बाद आज से प्रोडक्ट देना शुरू कर रहे हैं तो उसका अकाउंटिंग अलग से मैनेज करना शुरू करें, ओके तो ओके उनको लीगली ऐसे ट्रांजिट होने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके। डन सर का, मुझे पता है बहुत क्वेश्चंस है बट फिर बहुत सारे, पूरा लिस्ट है यहाँ पे। हम जाते हैं आशीष सर के तरफ। आशीष सर का भी काफी लोग जानते होंगे, हमारे एमएलएम के काफी उनको 10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने हर एक फ्रेम देखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में कैसे क्या क्या होता है, तो उनके पास भी काफी क्वेश्चंस होंगे। हुआ क्या उनसे? ओके, आशीष जी कैसे हो? आशीष जी, आवाज नहीं आ रही आशीष जी। आ, आप एक बार देख लीजिए आशीष जी, तब तक हम राज जी के पे मूव करते हैं। राज जाधव हमारे काफी मेरे दिल के नजदीक है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग पैनल के कंसल्टेंट में एक पैनल है, क्लाइंट्स के साथ काफी अच्छा बनता है उनका, वो बहुत अच्छे से शांति से कंसल्ट करते हैं कहीं पे भी हमारे क्लाइंट्स अटकते हैं तो। राज जी कैसे हो? बस सर बढ़िया, एकदम जबरदस्त। क्या आ, क्या बहुत सारे क्वेश्चंस है तो उसको लिमिट करके 1 से 2 क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। जी सर। तो क्या क्वेश्चंस है आपके उस पे? पहला सर ये क्वेश्चन है कि डायरेक्ट सेलिंग जो भी कंपनियां हैं उनको डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी सर्टिफिकेट है, वो लेना मैंडेटरी है? सर्टिफिकेट इन द सेंस एमसीए वाले सर्टिफिकेट बोल रहे हो आप? कौन से सर्टिफिकेट बोल रहे हो? एंटिटी सर्टिफिकेट सर, जो डायरेक्ट सेलिंग ओके के ओके। लिस्ट में है वो। हाँ हाँ, वो लेना बिल्कुल जरूरी है एक्चुअली। इंडिया में आपको कोई भी लीगल काम शुरू करना है, डायरेक्ट सेलिंग भूल जाइए। आपको एक दुकान भी डालनी है ना, तो भी आपको गवर्नमेंट में एक बार एज ए गुमास्ता धारा या वो भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में हमने जो देखा कि तीन चीजें हमारे पास है, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक एलएलपी और एक पार्टनरशिप फर्म। ये तीन में से कोई एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। जी सर। अब इसमें मेरी और कुणाल सर की बात हो रही थी कि जब तक हमारा एजम्पशंस पहुंच रहा है कि अगर कंपनी ने काम आज शुरू कर दिया है फिर भी वो 90 दिन में ये कर सकती है। यस, एवरी गवर्नमेंट ने हर एक को टाइम फ्रेम भी दिया है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है। जो भी लोग कमेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं उसके आंसर मैं दे रहा हूँ कमेंट में, तो थोड़ा मैं उसमें बिजी रहूंगा। कोई ठीक, बात। ग्रेट सर, थैंक यू कुणाल सर। अरे आ, जी राज जी। जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, ठीक है, हाँ हम लोग सर थर्ड पार्टी से ओन प्रोडक्ट ले रहे हैं मतलब, जी। तो कुछ अलग से सर्टिफिकेट लेना है सर हमको? ओके, सो इस पे ना ये 2016 से 18-19 में इतना हॉट टॉपिक था कि
ऐसा रूल आने वाला है कि अब तो हर एक कंपनी को अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए होगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है। जैसे हमने प्रोडक्ट में क्लियर किया कि आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं भी है, बट आपके पास वो प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क, वो प्रोडक्ट का लाइसेंस या उसका रजिस्ट्रेशन राइट्स आपके पास है, तब तक वो कंपनीज को, मतलब सॉरी, वो प्रोडक्ट को आप एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सेल आउट कर सकते हो। अब मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है, अब मुझे उस पर डाउट है। मार्केट में एक नया ट्रेंड आया है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को ही डायरेक्ट सेलिंग मोड में बेचना, मतलब डव के साबुन या पियर्स, उसी को डायरेक्ट सेलिंग में बेचना। सबसे पहली चीज आज तक मैं समझ नहीं पाया कि उसमें वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, क्योंकि वो पूरा अनसर्टेन रहता है। वो लोग कैसे करते होंगे, प्रोडक्ट क्वालिटी का कैसे मैनेज करते हैं? क्वालिटी तो चलो कंपनी देती है, बट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मैनेज करते हैं? अब इसमें ट्रेडमार्क और वो कहां से लाएंगे? तो मुझे लगता है कि ये मॉडल पे अब फ्यूचर में कभी काम नहीं हो पाएगा। जी सर। राज जी, और कोई क्वेश्चन है क्या? है, बट सर टाइम का अभाव है। चलो कोई नहीं, डन। आप टाइम को समझ रहे हो तो बहुत बढ़िया है। जी जी सर। आशीष जी से बात हो पाएगी? हेलो। परफेक्ट आशीष जी, अब मस्त आवाज आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। सभी लोग को मेरा नमस्कार। सर मेरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस तो हैं जो बिल्कुल होंगे ही हमारे क्लाइंट्स ने पूछे हुए हैं जी। तो मैं, जैसे कि अभी ये DPIIT का जो क्वेश्चन था, हाँ जी, जो आपको पता है, उसका एक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास कि DPIIT रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करते हैं जी। तो फिर कंपनीज पे क्या इफेक्ट आएगा? ओके, सो इसको एक रूल समझ लीजिए कि मानो ऐसा रूल है कि कार ड्राइव करने के दौरान सीट बेल्ट पहनना ही है, नहीं पहनो तो फाइन है। अब जो सबसे पहली स्लाइड थी जिसमें मैंने समझाया कि सबसे पहले गाइडलाइंस आती है, उसके बाद रूल्स आते हैं, उसके बाद एक्ट आता है। एक्ट में सबसे ज्यादा सजा होती है, मतलब उस पे क्या भुगतान होगा ना, वो एक्ट में होगा। रूल्स पे भी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट इसमें डिफाइन करेगी कि कितनी पेनल्टीज एक्ट में ज्यादा डिफाइन होगी। सो एज अ डायरेक्ट सेलर और एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हमें ट्राई ये करना है कि DPIIT में रजिस्ट्रेशन करे ही करे। अगर नहीं किया है तो उसको ऐसे ही कंसिडर होगा कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। ओके, इट मींस इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर इन DPIIT। यस, अभी ये ड्राफ्ट में ऐसा लिखा है। आज अभी जब हम बैठे हैं 24 जुलाई को रात को 9:45 बजे, ये रूल नहीं है। जब ये रूल अप्लाई होगा, गैजेट में पब्लिश होगा, तब से मैंडेटरी। ओके, थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है। बिल्कुल। 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सभी के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। जी जी जी। क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड जो कोई भी प्लान होता है अगर, हाँ क्या वो लीगल रहेगा MLM के लिए? मैं सोच रहा था क्रिप्टो की बात क्यों नहीं आई अभी तक। सो क्रिप्टो एक्चुअली यार, क्रिप्टो करेंसी है ना, हम लोग इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। 2019 में कोर्ट, माननीय कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पे दिया कि आप ट्रेड ये चीजें कर सकते हो। आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी ना तो लीगल है ना तो इलीगल है, बीच में लटकी हुई है। बट हम सब देख सकते हैं कि टीवी में वजीर एक्स की एड आ रही है, कॉइन एक्स वाले उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, बाइनांस वाले ऐड कर रहे हैं। तो मतलब वो खुले हाथ से क्रिप्टो को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं इसको किस नजर से देखता हूं, अगर कोई भी बिजनेस प्लान हो, वो क्रिप्टो बेस हो, INR बेस हो, इंडियन रुपीस बेस हो, या USD बेस हो, US डॉलर बेस हो, जब तक वो प्लान के अंदर जो पैसा जा रहा है, उससे जो पैसा आ रहा है उससे ज्यादा जा नहीं रहा है, तब तक दिक्कत नहीं है। एज अ प्लान ये हम ओवरऑल सोच सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी क्रिप्टो का कोई मेंशन, मतलब रुपीस लेने हैं, क्रिप्टो लेना है, US डॉलर लेना है, कहीं पे कोई मेंशन नहीं है। दूसरी चीज, एज अ डायरेक्ट सेलर आपको क्रिप्टो, या एज अ कंपनी ओनर क्रिप्टो, यार या तो आप आपका खुद का कॉइन लॉन्च करो,
या तो मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता, वहां बैठे बैठे एलोन मस्क एक ट्वीट कर देगा, मार्केट क्रैश हो जाएगा। करेक्ट। तो वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उस पे एक डायरेक्ट सेलर अपना करियर नहीं लगाएगा। हाँ, 2 महीने के लिए पैसा डबल करने के लिए वो कर सकते हैं। लीगल वे में ये चीज मत करिए। मतलब देखिए, क्रिप्टो इंडिया में ना लीगल है ना इलीगल है। राइट। तो पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि क्रिप्टो बेस में नहीं जाना चाहिए। अगर जा भी रहे हो तो ऐसा प्लान हो। अब क्रिप्टो में मोस्टली कैसे प्लान होते हैं शर्मा जी? 1% रिटर्न फॉर 200 डेज। हाँ, यस, 300 डेज, 200 हाँ, डेज, हाँ। तो वीकली, पैसा जा रहा 55 है, डेज ऐसा। मानोगे 5,000 रुपए जा रहे हैं, 1% अगर मैं 200 दिन के लिए दूंगा तो 2,000 रुपए जा रहे हैं, उसके ऊपर दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन। यस, तो ऐसे क्रिप्टो में तो मत ही जाओ। अगर आपको क्रिप्टो बेस में भी लग रहा है कि जो पैसा हम दे रहे हैं उससे ज्यादा आ नहीं रहा है, पर ऑथेंटिक वे में पैसे आने पे, मतलब क्रिप्टो आने पे क्रिप्टो बढ़ रहा है, देन यू कैन गो। पर्सनली मत करिए। ओके सर, थैंक यू सो मच। बट सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, सिर्फ 2, जो जो सबसे हॉट फेवरेट है अभी के। मतलब ऐसा बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट से मेरा बातचीत होता है, तो वो ये कहते हैं कि अगर उन्होंने MLM कंपनी चालू कर दी और वो बंद हो चुकी है, राइट, लेकिन उसका नाम प्राइवेट लिमिटेड से हटाया नहीं अभी तक, तो क्या उस कंपनी पे लीगल एक्शन हो सकते हैं अगर वो बंद हो चुकी है? या फिर मतलब बंद मतलब कंपनी कहाँ वर्क में नहीं है, वैसा वाला? ओके ओके तरह का है। सो यहाँ पे हमें डायरेक्ट सेलिंग को साइड में रख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो कॉर्पोरेट अफेयर्स के लॉ है उसमें जाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट अफेयर्स में क्या बोलती है कि अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और आपने उसका बिजनेस बंद कर दिया है, देन यू, अगर बंद भी कर दिया है तो भी बैलेंस शीट हर मार्च में करना जरूरी है। नील जीएसटी तो नील जीएसटी के उसको अप्लाई करना जरूरी है। और एक प्रोविजन है कि आप क्लोजर ऑफ कंपनी अप्लाई कर सकते हो, मतलब कंपनी को क्लोज करवा सकते हो। और गवर्नमेंट इसके लिए 3 साल का टाइम फ्रेम देती है, तब तक कोई लीगल इश्यूज नहीं होते हैं। उसके बाद अब मानिए कंपनी बंद हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया और उसका जीएसटी पेंडिंग बोल रहा है, और उसका 1 साल हो गया, उस पर पेनल्टी चढ़ रही है, उसका 2रा साल हो गया, उसका 3रा साल हो गया। 3रे साल के बाद डायरेक्टर बनने के लिए जो डीन नंबर आता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपका कैंसिल हो सकता है। इन 3 इयर्स अगर आप बैलेंस शीट पे कर रहे हो, जीएसटी पे कर रहे हो, देन इट्स ओके। तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट को लग रहा है कि दे आर पेइंग, जो भी है उसको मेंटेन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, देन वी शुड अप्लाई फॉर क्लोजर ऑफ कंपनी। ओके, थैंक यू सर। अभी जो आपने ये ड्राफ्ट मुझे बताया ना जी, तो उसके ऊपर से एक मेरा ही क्वेश्चन है एक, ओके अगर किसी MLM कंपनियों ने फ्रॉड कर दिया, ओके, तो क्या कंपनी के लीडर्स, प्रमोटर्स एंड जो उस प्लान को जो प्रमोट कर रहे हैं, जो यूट्यूबर्स, अच्छा, क्या उन पे एक्शन हो सकते हैं? क्योंकि अभी देखो, ड्राफ्ट में ऐसा एक था इसके लिए। हाँ, इसमें 4 चीजें हैं। एक हो गई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, एक हो गया डायरेक्ट सेलर, फिर आपने बोला यूट्यूबर्स। यस। यूट्यूबर्स, ओके। सो हमारे पास 3 एंटिटीज है। एक है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अगर उसने फ्रॉड किया है तो वो तो गया। दूसरा डायरेक्ट सेलर। अब देखिए, कंपनी ने फ्रॉड क्या किया होगा, जस्ट इमेजिन, पैसों के मामले में ही होगा ऑब्वियसली। कि भाई बोला पे आउट नहीं दिया, या पैसा डबल करने का बोला, पैसा डबल नहीं हुआ, पैसा नहीं दिया, हाँ। कुछ ना कुछ। तो वो जिसको बोला उसका जरिया तो डायरेक्ट सेलर होगा। यस। तो वो भी गलत कमिटमेंट, मिस सेलिंग में आ गया। मिस सेलिंग में आ गया। इसमें 4 पेजेस तो खाली डायरेक्ट सेलर की जिम्मेदारी पे है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ डायरेक्ट सेलर्स को भी स्ट्रिक्ट करना चाहती है। तो डायरेक्ट सेलर बिल्कुल दिक्कत में आएंगे। अगर फ्रॉड किया कंपनी ने तो डायरेक्ट सेलर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ही आएगी। थर्ड, यूट्यूबर। अब जो भी यूट्यूबर ने इसको प्रमोट किया है,
मैं पर्सनली ऐसा सजेस्ट करता हूं कि इंडिविजुअल यूट्यूबर को उस कंपनी के साथ पहले से एग्रीमेंट करना चाहिए कि वी डोंट हैव एनीथिंग विद देयर बिजनेस, मोड ऑफ बिजनेस, और वो एग्रीमेंट के बाद ही उसको पब्लिश करना चाहिए। और जैसे ही उस कंपनी का फ्रॉड सामने आता है उस वीडियो को डाउन कर देना चाहिए। ओके, करेक्ट, डन सर। मेरा क्वेश्चन इतना ही था। अभी कुछ याद आएगा तो फिर फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। सो वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट नम्र जी, जो हमारे पैनल में अभी अभी हमारे पार्ट बने हैं, उनके पास कुछ क्वेश्चंस है। नम्र जी जब तक होते हैं मैं चैट सेक्शन देखता हूँ, ऑलमोस्ट 100+ हो गया है। सिबिल लोन बोरोइंग में ही इम्पैक्ट हो सकता है, मिसलीड करता है तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम होगा। सिबिल कुछ कंपनी लीडर से टीडीएस टाइम पे नहीं भरा। जी नम्र जी कैसे हो? सर बढ़िया एकदम। बोलिए नम्र जी, आपके क्लाइंट्स के क्या क्वेश्चंस है? फिलहाल तो अभी सर ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफ्यूजिंग है, तो आई थिंक पहले एक बार क्लियर हो जाऊं, उसके बाद मैं आपसे कोई दिक्कत नहीं है। सकता हूं सर। सो मैं ऑन अ क्विक नोट 2 से 3 क्वेश्चन चैट बॉक्स में से लेने वाला हूं, देन वी विल कंक्लूड दिस सेशन। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में लिखिए। जो टीडीएस वाला सेक्शन चल रहा था, देखिए एज अ कंपनी, एज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हर महीने की 7 तारीख से पहले पिछले महीने का टीडीएस पे कर दीजिए, और हर महीने की 10 तारीख से पहले पिछले महीने का जीएसटी पे कर दीजिए। तो 99% आपको लीगल इश्यूज नहीं आएंगे। मैंने देखा है 95% कंपनीज टीडीएस पे नहीं करती, विच इज वेरी बैड प्रैक्टिस। ये नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स लीगल है कि नहीं है? ये बहुत, मतलब इस ड्राफ्ट में ऑनलाइन कोर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा। मुंबई की स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में इसके बारे में लिखा है। तो अब इसके लिए हमें स्टेट वाइज इसको देखना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन कोर्सेज से, और मैं ये चाहता हूं कि होनी भी नहीं चाहिए। अगर बायजूस ऑनलाइन कोर्सेज 1.5 लाख में बेच सकता है, तो डायरेक्ट सेलर, देखो क्वालिटी अच्छी रखना, जो भी कोर्स बेच रहे हो क्वालिटी अच्छी रखना, बट क्वालिटी एज अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हम लोग क्वालिटी ऐसी दे कि यार पूरी भारत के लोग हम डायरेक्ट सेलर से ही प्रोडक्ट और सर्विस लेना शुरू करें। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। सर व्हाट अबाउट नॉन वर्किंग प्लान, इट बिलोंग्स टू डायरेक्ट सेलिंग? नॉन वर्किंग प्लान में भी देखो, नॉन वर्किंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे मैंने बताया, नॉन वर्किंग में ऐसा कुछ है कि जो पूल फील हो रहा है, मतलब समझ लीजिए नॉन वर्किंग ना ही करे तो अच्छा है, नॉन वर्किंग मत करिए, वो पिरामिड में थोड़ा मैच होता है। तो नॉन वर्किंग में ऑटो पुल में आपको है ना बारीकियां ध्यान रखनी पड़ेगी। वो आप हमारे जो काउंसलर की पैनल है उनसे कांटेक्ट करना, वो आपको समझाएंगे कि उसको कैसे लीगल वे में नॉन वर्किंग को ले जा सकते हैं। डीजीएस कंपनी में काम, स्पेसिफिक कंपनी पे क्वेश्चन मत पूछिए प्लीज, कोई कंपनी के नाम पे। अगर कोई कंपनी बंद हो गई हो, किसी क्लाइंट का पीडीसी चेक दिया हुआ, तो क्या हुआ, क्लेम कर सकते हैं, और अगर चेक क्या कर। देखो चेक बाउंस वो एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, उस पर गवर्नमेंट के नॉर्म्स ऑलरेडी है। 3 बार बाउंस हुआ देन यू कैन क्लेम। तो वो जो फॉलो होता है रूल्स, उसमें डायरेक्ट सेलिंग में कुछ अलग नया नहीं है। ये कुछ अच्छा दिख रहा है डायरेक्ट सेलिंग ड्राफ्ट से, या सच में स्कैम को रोजा? देखिए स्कैम है ना, आज की तारीख में दुनिया में हर एक इंडस्ट्री में हो रहा है, हर एक इंडस्ट्री। आप टीचिंग इंडस्ट्री ले लो, आप कोई भी इंडस्ट्री, मतलब मैं किसी इंडस्ट्री के खराब या अच्छा नहीं बोलूंगा, हर इंडस्ट्री में हो रहा है। बस हर एक इंडस्ट्री की तादाद कम या ज्यादा है। डायरेक्ट सेलिंग में पर्सनल लोग इन्वॉल्व है, मतलब ये पीपल टू पीपल बिजनेस है। तो पीपल टू पीपल बिजनेस में स्कैम्स की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग थोड़ी बदनाम है। अब ये ड्राफ्ट की वजह से स्कैम्स बंद होंगे कि नहीं होंगे,
तो सबसे पहले हम जितने भी लोग हैं, हमें पर्सनली इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम ये रूल्स फॉलो करेंगे और हम ये चीजों को फैलाएंगे, तो स्कैम्स बिल्कुल कम हो गए। और मैंने वो बीच में डायरेक्ट सेलर्स को DPIIT में रजिस्टर होने के लिए क्यों बोला, गवर्नमेंट वो भी सिकंजा कसना चाह रही है कि अगर डायरेक्ट सेलर फ्रॉड कंपनी प्रमोट कर रहा है तो उस पर भी उंगली उठनी चाहिए। तो फ्रॉड कंपनी कोई ज्वाइन ही नहीं करेगा तो स्कैम्स होना ही बंद हो जाएंगे। तो हम सबको मिलकर डायरेक्ट सेलिंग में स्कैम्स बंद करने हैं। प्रोडक्ट के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट ले सकते हैं क्या? कितने टाइम के लिए? 2 साल के लिए मत लेना। सो YKS ग्रुप लगा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा करने। मैं, साहिल सर, कुणाल सर, भाविन जी, आशीष जी, राज जी, नम्र जी, मार्गी जी, शुभम जी, हम सब मिलके ये ट्राई कर रहे हैं कि हम जो सॉफ्टवेयर दे रहे हैं ना, उसको ये ड्राफ्ट और रूल्स रेडी बनाए। मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो अभी के सॉफ्टवेयर में लैकिंग है, उसको हम इसमें एड ऑन करें। तो उस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसे वर्जन ला देंगे कि जिससे इसमें दिक्कत ना हो। इवन हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स है हमारी, पर्सनल केयर, होम केयर, हर्बल प्रोडक्ट्स, और चल रहा है अच्छे से। तो आप जिनके थ्रू आए उनको पूछ लेना, व्हाट इज फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, प्लीज टेल मी। फ्यूचर यार बहुत ब्राइट है और हम सबको मिलके बनाना पड़ेगा, खुद में खुद नहीं होगा। यस सर, जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। बिल्कुल। नम्र जी बात कर रहे हैं? जी नम्र जी। जी सर, नम्र बोल रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल ऐसा था जो लिस्ट में देखा मैंने एक बार वापस, तो उसके अंदर ऐसा था कि अगर MLM कंपनी क्लोज करनी है तो उसका लीगल प्रोसीजर क्या होगा सर? देखिए, वो एक्चुअली शर्मा जी में ये बात हो गई कि क्लोज करना है ना, तो वेदर इट इज MLM कंपनी, वेदर इट इज अ ट्रेडिशनल कंपनी, क्लोजर का एक रूल है जो CA या CS आपको गाइड कर देंगे। कुछ पेपर वर्क होता है, कुछ मेलबाजी करनी होती है, उसके बाद आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद इन अ फ्यू मंथ्स क्लोज हो सकती है। तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपके क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि किसी का पे आउट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब आज मैं क्लोज कर रहा हूं, मेरा 20 लाख रुपया देना बाकी है तो वो लीगल वे में बंद हो गई, बट लोग तो मांग ही रहे, तो आपका नील बट्टे सन्नाटा हो जाना चाहिए। जी। और एक और क्वेश्चन था सर जी, सॉरी, टाइम थोड़ा लूंगा। कोई उसमें बात ऐसा नहीं है है। कि सर अगर कंपनी कोई लीगल एक्टिविटीज करती है जी तो उसका सर सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को कोई प्रॉब्लम हो सकती है उस वजह से? हाँ, अगर जो सेम मैंने जब यूट्यूबर में बताया था वही, कि कोई भी प्रोडक्ट सप्लायर है, जैसे कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हम पे ही आता है तो इसे मैं एक बार अभी चेक किया था। हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड, भाई प्लीज जो हमसे सॉफ्टवेयर बनाओ स्कैम मत करिए। वैसे हम ट्राई करते हैं कि ऐसे कोई सॉफ्टवेयर ही ना बनाए, बट कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है या प्रोडक्ट प्रोवाइडर है, सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट, तो दे शुड हैव अ एग्रीमेंट कि उनके बिजनेस से हमारा लेना देना नहीं है, वी आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। उस तरह से एग्रीमेंट फॉर्मेट होना चाहिए जो दोनों पार्टीज एग्री होनी चाहिए। तो 99.99% वी कैन सबस्टेट दैट, मतलब जो दिक्कत आ सकती है उसको कम कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन है यार, मैं सही में नहीं देख पा रहा हूँ सबके। एक सेशन है सर, कर लेंगे, बाद में भी वापस करना पड़ेगा। हाँ, मुझे लग रहा है कि ऐसे सेशन फ्रीक्वेंटली करने पड़ेंगे। यस। देखिए, कंक्लूड करते लास्ट 5 मिनट्स, 10 बजे, फिर जिसकी टीम से बात करनी हो या कई चीजें हो, तो हम सबको फर्स्ट पेज ले लीजिए, हम सबको मिलके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एज ए करियर ऑप्शन बनाना है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इतना प्योर और एथिकल बनाना है कि हर एक बंदा ज्वाइन होने पे सीखे, कमाए और दूसरों को रिफर करने पे घबराए नहीं। आपके जो क्वेश्चंस है वो वे बाय वे आप जिनके थ्रू आए हैं वो भी आपको सॉल्व करेंगे। हमारी पूरी टीम इतनी स्किल्ड है कि आपको हर एक चीज बहुत आसानी से सॉल्व कर देगी, तो वो भी हर एक चीज आपको क्लियर आउट कर देंगे। बाकी ऐसे फ्रीक्वेंट सेशंस करते रहेंगे जिससे हमें काफी आसानी रहे और हम डायरेक्ट सेलिंग के पॉजिटिव न्यूज और अवेयरनेस फैलाते रहे। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ हर एक इंसान जो
पूरी मीटिंग में रहे हो या आधे से आए हो रहे हो। बहुत सारे लोग दूसरे सोर्सेज से भी जुड़े हुए थे, उनको भी थैंक यू। आप जिस तरह से भी जो भी फॉर्म से हमसे जुड़े हुए हो, वेरी मच थैंक यू। और डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छी इंडस्ट्री हम सबको मिलके बनाना है। थैंक यू एवरीवन, फिर से दिल से यस सर। और ये जो ड्राफ्ट है, ये पीपीटी है, उन सब की लिंक आपको हमारी टीम बहुत जल्दी दे देगी। थैंक यू, हैव अ ग्रेट नाइट।